अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्कॉर्पियो। ENG 201 की लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊं ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए इसका फ़ायदा हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बेस करते हैं और कॉन्सेप्ट पे ही हम अपना सारा जो व्यू है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो बातचीत करते हैं, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन किस किस्म की है? कारोबारी और तकनीकी कम्युनिकेशन है। यहाँ पे हम बिजनेस में जो कम्युनिकेशन की जाती है उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर आउटलाइन देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन होगा इस लेक्चर में। बुक्स एंड वेबसाइट, जो बुक्स और वेबसाइट आपके इस कोर्स से रिलेट कर रही हैं वो होंगी। उसके बाद मॉड्यूल्स हैं कि इस सब्जेक्ट के, इस कोर्स के कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है वो बताएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसकी कारोबारी कम्युनिकेशन की अहमियत क्या है बिजनेस में, वो भी आपको बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी कितनी टाइप्स हैं वो भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा इंट्रो देंगे वो आपको। द मेन ऑब्जेक्टिव, इस सब्जेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, is to equip the students with skills that will enable them to communicate clearly and concisely in the diverse business situations। आप अपनी business situations में अपनी communication को किस तरह से एक अच्छे और खूबसूरत अंदाज में, या कह लें कि बहुत clearly, concisely, बहुत बेहतर तरीके से किस तरह दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनी व्यूज को, ये आपको इसमें बताया जाएगा। उसके बाद है द स्टूडेंट्स विल लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव रिटन मैसेज। आपको इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स में ये भी बताया जाएगा कि आप लोग रिटन मैसेज, जो मैसेज लिख के किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको प्लान किस तरह से किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइज किस तरह से किया जाता है। द कोर्स विल एम्फसाइज ऑन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव and on developing a logical argument before presenting the message in an appropriate format। और आपको इस चीज पे भी जोर दिया जाएगा इस कोर्स में, इसके बारे में भी बताया जाएगा कि आपने किसी चीज को प्रेजेंट करने से पहले उसको किस तरह एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। द कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है? रिटन कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें आप किसी से लिख के अपने व्यूज का इजहार कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, राइट, ये कह लें कि आप लिख के पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है। रिटन कम्युनिकेशन विल कवर प्लानिंग, स्ट्रक्चर एंड स्टाइलिस्टिक इशू। रिटन कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले आ जाती है प्लानिंग। आपने ये प्लान करना होता है कि आप अपने मैसेज को कन्वे किस तरीके से करेंगे। उसके बाद है जी, आप उसको ये देख रहे होते हैं कि इसको मैं पहले कौन सी चीज बताऊंगा, फिर बाद में कौन सी चीज बताऊंगा, थर्ड नंबर पे कौन सी चीज बताऊंगा। यानी एक प्लान आपने बनाना है कि आप अपने मैसेज को किस तरह से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके बताएंगे, या कोई सेंटेंस पैराग्राफ लिखेंगे, या किस तरह से उसको बता रहे होंगे। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वही तरीका है जी, आपको एक फॉर्मेट बता दिया जाता है कि आपने उसके मुताबिक काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम छोटी क्लासेस में एप्लीकेशन लिखते थे, तो एप्लीकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता था? हम स्टार्टिंग में टॉप पे लिखते थे टू द प्रिंसिपल, और हम लास्ट पे लिखते थे योर्स ओबीडियंटली। तो ये उसका एक स्ट्रक्चर था एप्लीकेशन का कि इसको इस तरह से लिखना है, एक ढांचा। उसके बाद है एंड स्टाइलिस्टिक इश्यूज, क्योंकि मॉडर्न वर्ड है तो इसमें मैं आपको MS वर्ड की एग्जांपल दूंगी कि जिस तरह आप अपने असाइनमेंट्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपनी असाइनमेंट्स को, जाहिर है वो भी तो आप टीचर को अपने व्यूज बता रहे होते हैं, उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन किया होता है और आप उसका आंसर कर रहे होते हैं, तो वो भी तो आप अपने व्यूज बता रहे होते हैं ना उनको कि आपका इस सवाल के बारे में इस तरह का जवाब है। डिफरेंट डिफरेंट आपके आंसर्स होते हैं, तो उसका स्टाइलिस्टिक इशू जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपने उसका फॉर्मेट किस तरह से बनाना है। लाइक आप वर्ड्स को बोल्ड करते हैं, उनको इटैलिक इटैलिक करते हैं, या फिर उनका साइज कितना रखते हैं, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह, ये सब कुछ जो है ना, ये स्टाइलिस्टिक इशू हो जाते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन में हम क्या क्या चीजें करते हैं? प्लानिंग करते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और उसके स्टाइलिस्टिक इश्यूज को मैनेज करते हैं। द स्टूडेंट्स विल लर्न टू राइट मेमोज and letters, proposals, short and long reports and proceed and policy documents। उसके बाद है जी oral communication है। oral communication section will cover
द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ऑरल कम्युनिकेशन में आपने प्लानिंग देखें, प्लानिंग दोनों चीजों में आ रही है, प्लानिंग हर काम में आती है। अगर आप किसी चीज को प्लान नहीं करते तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा इफेक्टिव उसके रिजल्ट्स मिलेंगे जितना आप चाह रहे होते हैं। जब आप किसी चीज को प्लान करके जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, वो जो चीज को नहीं प्लान किया गया होता उससे बहुत ज्यादा हद तक अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। सो प्लानिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद है जी एंड एग्जीक्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद आपको उसको यानी कि अमल में ले आते हैं ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। ये ऑरल कम्युनिकेशन का मतलब इसमें प्लानिंग होती है और एग्जीक्यूशन होती है, और ये आ जाती है जी ग्रुप बिहेवियर होता है इसमें, प्लानिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव मीटिंग्स। इसमें आपने देखा होता है कि ग्रुप आप किसी देखें ऑरल कम्युनिकेशन हो रही होती है, बिजनेसेस में बहुत ज्यादा लोग होते हैं, आपके टॉप लेवल मैनेजर्स भी होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयर्स भी होते हैं, और बाज़ टाइम आपको जो है कस्टमर्स को भी हैंडल करना पड़ता है। तो ऑरल कम्युनिकेशन में आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे हमारे पास बुक्स एंड वेबसाइट बताई हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं और इनसे हेल्प भी ले सकते हैं। आप ये LMS वगैरह पे देख गई होंगी, वहाँ से जाके आप इनको देख सकते हैं। मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इस कोर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और वो ये हैं जी। सबसे पहला मैंने आपको बताया इफेक्टिव टेक्निकल एंड बिजनेस, आपको किस तरह इफेक्टिव बनाया जाएगा आपके मैसेज को जो आपने कारोबारी वर्क प्लेस पे यूज करना है, ये बताएंगे। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, आप किस किस तरह से किस किस तरीके से लिख के मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, ये बताएंगे। उसमें आ जाता है रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, लेटर्स, मेमोज, एप्लीकेशंस, रेज्यूमेज, इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद आता है मॉड्यूल नंबर 3 रिसर्च एंड राइटिंग। रिसर्च वगैरह जो आप करेंगे, प्रोजेक्ट वगैरह जो होते हैं, रिसर्च करके फिर बाद में जो आपके रिजल्ट्स वगैरह होती हैं और आपने उसको किस तरह से मैनेज किया है, ये सारा लिखना भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है मॉड्यूल नंबर 4 ऑरल कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी? इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है जी। आप जब भी किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं तो जो आपका बोलने का अंदाज या आपके अपने ख्यालात को किसी दूसरे तक पहुंचाने का अंदाज होता है, वही आपको आइडेंटिफाई करवा रहा होता है कि आप कितने अच्छे वर्कर हैं। तो यहाँ पे हैंडआउट्स पे देख लेते हैं। लर्निंग बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स एट वर्क प्लेस। तो ये भी वही बात कह रहे हैं कि आपको आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट रोल्स में, चाहे तो आप एक स्पेशलिस्ट हों, चाहे तो आप एक एम्प्लॉयर हों, वहाँ पे लाइक कोवर्कर हों। तो इन सारी चीज़ों को आपको मैनेज करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी ज़रूरी होती है। उसके बाद है जी उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल आपको इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, खैर मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि उन्होंने इसी तरह से आपको किसी नायला, यहाँ पे उन्होंने लड़की को देखा हुआ है कि वो न्यूली हाइड डाइटेशन है, माहिर गज़ा है, तो मस्ट कम्युनिकेट टू मेक, तो उसे यहाँ पे भी जाहिर है आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पे, आपको सबसे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको अपने व्यूज़ को बयान करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको वैसे किसी को अगर मोटिवेट करना हो तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह से इन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद है यहाँ पे बिसाइड्स एनेबलिंग टू डू योर जॉब, राइटिंग वेल कैन ब्रिंग यू मैनी पर्सनल बेनिफिट्स एज वेल। आप अपनी जॉब बहुत अच्छे से जॉब पे बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी कम्युनिकेशन को यानी रिटर्न किस तरह से कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ये भी आपको पर्सनल बेनिफिट्स दे सकता है। उसमें आ जाता है जी रिकॉग्निशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, आपको आपकी तारीफ होती है, उसकी वजह से आपकी शिनाख्त होती है। रेजेस एंड प्रमोशंस, आपकी प्रमोशंस हो जाती हैं। इस तरह की आपकी मतलब आपकी कम्युनिकेशन इतनी इफेक्टिव होती है कि आपके जो टॉप लेवल वो मैनेजर्स होते हैं वो आपको प्रमोट कर देते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस द कम्युनिकेशन विद द अपर मैनेजमेंट इज नॉट फिजिबल इन सच अ कंपनी, योर मेमोज, रिपोर्ट्स एंड अदर राइटिंग में बी द ओनली एविडेंस। ये जो होती हैं, ये चीजें जो होती हैं, मेमोज, रिपोर्ट्स और प्रपोजल्स वगैरह, ये आपकी एक अच्छा वर्कर होने के एविडेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है जी दे ओनली हैव स्पेसिमेंस ऑफ योर वेल रिटन वर्क एज आइदर एज अ स्पेशलिस्ट और वजह से भी वो आपको पसंद करते हैं। उसके बाद है
Writing is an important responsibility of managers who have to communicate a wide variety of messages to those working above and below them. Managers के लिए communication बहुत important रखती है, एक wide variety रखती है messages की, जिसमें वो managers को अपने से ऊपर यानी bosses वगैरह से upper level पे भी communication करने की ज़रूरत पड़ती है, अपने से below means to say कि अपने employees से co-worker से भी वो करने की कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयर्स लुक फॉर राइटिंग व्हेन कंसीडरिंग पीपल फॉर एडवांसमेंट। तो नतीजतन ये होता है कि जब भी किसी एम्प्लॉय को एडवांसमेंट देनी होती है तो उसकी राइटिंग्स को ही देखा जाता है। नेक्स्ट थोड़ी सी एग्जांपल्स आ गई हैं तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको छोड़ देते हैं। उसके बाद है राइटिंग एट वर्क डिफर्स फ्रॉम राइटिंग एट स्कूल। यहाँ पे भी कोई इतनी ज़्यादा स्पेशल बात नहीं है, बस ये है कि आप जो चीज़ें आपका स्कूल में राइटिंग और ऑफिस वर्क में राइटिंग बहुत डिफरेंस होती है, ठीक है ना। देखें फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल में राइटिंग कोई कर रहे होते थे तो आपको सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता था जिस पे आपने बताना होता था कि आपके उसके बारे में व्यूज़ क्या हैं। लेकिन वर्क प्लेस पे तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, हो सकता है कि आपको कभी कोई प्रपोजल लिखना पड़ जाता है किसी, या फिर आपको कोई रिपोर्ट या आपको कोई मेमो, ये सारी डिटेल आप आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि मेमोज क्या होते हैं, प्रपोजल्स क्या होते हैं या फिर रिपोर्ट्स क्या होती हैं। लेकिन ये है यहाँ पे आपको बस इतना कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत है कि जो आपका ऑफिस वर्क होता है राइटिंग, ऑफिस वर्क की राइटिंग होती है वो आपके स्कूल वर्क की राइटिंग से बहुत मुख्तलिफ होती है। ओके, उसके बाद है जी पर्पस ऑफ राइटिंग। राइटिंग के पर्पस क्या होती हैं? एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टूडेंट्स यूज करते हैं। एज अगर स्टूडेंट देखें तो हम तो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई असाइनमेंट आ जाती है तो वो भी हमारी एजुकेशनल पर्पस होता है, और अगर हमें कोई GDP आ जाती है तो वो भी एजुकेशनल पर्पस है। इसके अलावा अगर वर्क प्लेस पे देखा जाए तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से पर्पस हो सकते हैं जहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने यहाँ कहा हुआ है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वुड ओनली क्लॉज योर रीडर्स पाथ टू व्हाट दे नीड रिजल्टिंग इन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, extra information would only close your readers path to what they do need resulting in। अगर देखें यहाँ पे ये भी बात बहुत ज़रूरी होती है कि आपने इतना भी एक्स्ट्रा नहीं लिख देना होता, इतना भी ज़्यादा नहीं लिख देना होता कि जो आपके रीडर्स को बहुत किसी और ही साइड पे लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह अगर आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं तो वो आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती है और इंक्रीज कर देती है फ्रस्ट्रेशंस को, यानी रीडर्स की एफिशिएंसी आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देती है और रीडर्स जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि पता नहीं आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑडियंस। तो ऑडियंस क्या होती है जी, आप मेरी ऑडियंस हैं तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि सुनने वाला, आपको देखने वाला, अगर तो आप ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको सुनने वाले जो होते हैं वो आपकी ऑडियंस होती है, और अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो आपके रीडर्स होते हैं वो आपकी ऑडियंस होती है, ठीक है। और वैसे भी ऑडियो से आपको पता चल रहा होता है कि जब हम कोई चीज़ किसी को सुनाते हैं तो वो ऑडियंस होती है, और अगर राइटिंग करते हैं तो रीडर्स हमारी मतलब पढ़ने वाले होते हैं। उसके बाद जी एट स्कूल योर इंटरेक्शन इज ओनली विद, हाँ जी, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई हुई है कि जब आप स्कूल में होते हैं ना तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो आपको सुन रहा होता है, ठीक है, जो आपको जज कर रहा होता है। तो उसका इतना कोई मसला नहीं होता, आपका टीचर होता है, आपको उसको इतना मतलब हैवीली लेने की ज़रूरत नहीं होती कि पता नहीं अगर आप कोई मिस्टेक कर भी रहे हैं तो इट्स ओके, उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ऑफिस वर्क में क्या होता है, वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं, उनके डिफरेंट व्यूज़ होती हैं आपके बारे में क्या कुछ लोग आपको जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो फिर इस तरह से आपको अपनी कम्युनिकेशन को मोस्ट जो है ना इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आप उसको इस तरह से कन्वे करें कि कोई भी बंदा आपको जो जानता है वो भी, जो नहीं जानता वो भी पढ़े, तो उस पे एक आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो राइटिंग्स हैं, आपके जो ऑरल कम्युनिकेशन है वो उस पे एक अच्छा इफेक्ट छोड़े। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है। क्लास में आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंस्ट्रक्टर से ही रिलेट कर रहे होते हैं, यानी उससे बस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद ऑन द जॉब है,
ऑन द जॉब क्या चीज़ है जी, आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों से आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आप हैं, आपके टॉप लेवल मैनेजर हैं, फिर मिडिल लेवल मैनेजर हैं, फिर आपके को वर्कर हैं। यहाँ पे आपको बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता है। ओके हो गया। उसके बाद नाइला है, तो नाइला के बारे में यही बताया गया है कि वो हॉस्पिटल में काम करती है एज अ डाइटिशियन, ऊपर बताया गया। तो उसको ये देखिए यहाँ पे मिस्टर अल्ताफ विल वांट टू वेरीफाई जी, बहुत से मिस्टर अल्ताफ भी हैं, मिस्टर चौहान भी हैं, मिस सारा भी हैं, ये पर्सनल हेड हैं, ये डायरेक्टर ऑफ परचेजिंग है। यानी इस पूरी एग्जाम्पल का जो निचोड़ है वो यही है कि आपको आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो वर्क प्लेस पे डिफरेंट स्टेप से होके फिर आपको उसका एक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसलिए आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होती हैं जी? पीपल एट वर्क ट्राई डिफरेंट कम्युनिकेशन देन दूज ऑफ रिटन एट स्कूल्स। बार बार वही बात है कि आप का जो वर्क प्लेस पे रिटन राइटिंग होती है वो स्कूल से डिफरेंट होती है, और जो वर्क प्लेस में होती हैं वो क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। मेमोज होते हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोजेक्ट प्लान प्रपोजल्स होते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये सारी आपकी बिजनेस प्लेस पे राइटिंग्स होती हैं। तो इनको डिटेल से हम आगे इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि इनको भी बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करवाऊं। अभी के लिए इनका इतना ही कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद आ जाए जी कम्युनिकेशन। ठीक है जी, ऑनर्स ऑफ वर्क राइटर्स वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी राइटिंग यहाँ पे राइटिंग के बारे में ही आपको बताया जा रहा है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने राइटिंग कम्युनिकेशन को एलिब्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो राइटिंग कम्युनिकेशन में क्या चीज़ है कि आपने इसको इस तरह से मैनेज करना है कि आपको उसमें कोई भी कमी बेशी नजर ना आए। ठीक है, बल्कि आपको नहीं, आपके पढ़ने वालों को कोई भी उसमें कमी नजर ना आए, यानी वो आपके पढ़ने वालों पे एक अच्छा इफेक्ट छोड़े। तो ऑनरशिप ऑफ अ राइटर वर्क में ये चीज है कि आप यहाँ पे अकेले खुद को देखिए। स्कूल का उन्होंने बताया हुआ कि जब आप स्कूल में हुआ करते थे तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, वो आप अकेले थे जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वर्क प्लेस में क्या होता है, आप एक पूरे डिपार्टमेंट, बास टाइम ऐसा होता है ना, आप डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, तो आप जब भी कोई चीज प्रपोजल वगैरह या कोई रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपका सारा का सारा डिपार्टमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट तो अपने पूरे डिपार्टमेंट की लिखेंगे ना। तो जाहिर है एक डिपार्टमेंट पे आप अकेले बंदे तो हो नहीं सकते, वहां पे आपके कोवर्कर्स भी होंगे। तो फिर इन्होंने यहाँ पे ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि इस तरह से अपनी राइटिंग को मैनेज करें, क्योंकि उसमें और भी बहुत से लोग रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं वो ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज है जी, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू थिंक कंसिस्टेंटली अबाउट योर रीडर्स। आपको अपने रीडर्स के बारे में सोचना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। तो मैं पहले भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे फिर से कर देती हूँ कि आपने जब भी लिखना है ना तो ये सोचते हुए लिखना है कि थिंक अबाउट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एंड व्हाई। आपके रीडर्स आपसे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेज टू वांट टू अफेक्ट, और किस तरह से आपकी जो राइटिंग है वो उनको इफेक्ट करेगी, और फिर रिएक्ट, फिर वो उस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बस आपको इतना याद रखना है कि आपको अपनी रीडर्स को और अपनी ऑडियंस को किसी तरह से इम्प्रेस करना है। आप किसी तरह से नहीं, मतलब अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव वे में कन्वे करके आपको उनको वो करना है, इम्प्रेस करना है। ओके हो गया। उसके बाद रीडर्स क्रिएट मीनिंग्स। ठीक है, रीडर्स रिस्पॉन्सेज आर शार्पन्ड बाय सिचुएशन के साथ साथ जिस तरह की सिचुएशन होती है उस तरह के रिस्पॉन्सेज देते हैं रीडर्स। आपको वो मीनिंग भी बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। जाहिर है आप सबका सोचने का व्यू एक तो नहीं हो सकता ना, एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, डिफरेंट व्यूज होते हैं सबके। उसके बाद है जी रीडर्स रिएक्ट ऑन मोमेंट बाय मोमेंट बेस पे वो रिएक्ट भी करते हैं आपकी राइटिंग पे। तो आई थिंक सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको इसमें समझ नहीं आई किसी चीज़ की, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट भी आपको सारे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको